नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में अपने हॉट 6 स्टोरीज। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी जो भारत का पत्र सूचना कार्यालय है, उसमें से जो मिनिस्ट्री जो मंत्रालय सारे इंफॉर्मेशन जो रिलीज करते हैं, जो बुलेटिन, जो पॉइंट्स, जो प्रोग्राम्स, जो पॉलिसीज वो लोग रिलीज करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आपके लिए लेके आते हैं टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7। इस तरीके से हम आपके लिए स्टोरीज लेके आते हैं और आज भी हमारी 6 की 6 स्टोरीज लाइंड अप है विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन। राइट, कैसा लग रहा है आपको ये थीम? जरूर बताइएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। सेशन को लाइक वाइक जरूर करना यार। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पहली स्टोरी है PMFME स्कीम। राइट, तो क्या है ये? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। तो इस स्कीम में अपने आप एक नाम आ रहा है, फॉर्मलाइजेशन। मतलब चीजों को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, फॉर्मल वे में लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये इंडस्ट्री है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग वाली, ये अभी तक शायद या तो डिसइंटीग्रेटेड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो गवर्नमेंट का इस पे पूरा ध्यान है कि इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज बनाया जाए, जैसा कि अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह में होता है। राइट, इसकी एनिवर्सरी अभी हुई है, अभी हाल फिलहाल इस स्कीम को 1 साल हुए। 29 जून 2020 को ये स्कीम लाई गई थी। 29 जून 2021 को इसको 1 साल कंप्लीट हो गया। तो इसकी एक तरीके से वार्षिक वर्षगांठ है ये। इसका एम क्या था कि भैया हम वेल्दी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वेस्ट में से, तो कचरों में से जो है हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनसे पैसे अर्जित किया जा सके, धन अर्जित किया जा सके। एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ अपने इनिशिएटिव्स एम को भी अचीव करेंगे, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट अप्रोच। राइट, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो इसकी जो नोडल एजेंसी या नोडल मिनिस्ट्री कह लीजिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया। तो MOFPI इज द नोडल मिनिस्ट्री, और अभी हाल फिलहाल पैन इंडिया सभी स्टेट्स और सभी यूटीज में जो है ये लागू है। राइट, फीचर क्या है? तो ये बहुत याद रखना है कि ये अपने आप में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका बजट 10,000 करोड़ का है। जिसका बजट कितने का है? जिसका बजट 10,000 करोड़ का है। ये स्कीम 60-40 रेशियो में डिवाइड की जाएगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जबकि 90 और 10 रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में, 60 और 40 रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और ऐसे यूटीज जिसमें लेजिस्लेचर है, और 100% रहेगा सेंटर और वैसे वो यूटीज जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है। जहां तक भारत की फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो भारत का जो फूड और ग्रोसरी मार्केट है वो विश्व में अपने छठे पायदान पर है। 70% का कंट्रीब्यूशन सेल्स में ये करता है। साथ ही साथ जो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो 32% अकाउंट करती है कंट्रीज के टोटल फूड मार्केट को अगर हम ध्यान से देखें, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अभी हाल फिलहाल मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक इसी इंडस्ट्री से यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी है, तो उन्हीं के सीईओ के साथ मैं बैठा हुआ था, एंड ही वाज जस्ट यूजिंग मतलब अपने स्टिकर वगैरह लगा रहे थे अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह पे। तो उनसे बातचीत चल रही थी, तो उनका पूरा मैंने समझा कि वो किस तरीके से ये सारे काम वगैरह कर रहे हैं और क्या इसमें फ्यूचर ग्रोथ है। तो उन्होंने कहा फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत है सर, और इसमें दिक्कत ये है कि अभी हम हाल फिलहाल बिल्कुल एक तरीके से फ्लेजलिंग्स हैं, मतलब हम इसमें जो है ना नवजात शिशु हैं, बेबी स्टेप्स हम अभी ले रहे हैं, और ये बहुत इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी भारत के अंदर में। भारत के अंदर में ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेटेड है, इसी वजह से ये स्कीम को लाया गया है। राइट, आगे अगर इसमें बात करें तो द अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है, इसमें 25 लाख यूनिट्स कंट्रीब्यूट करता है। 75% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 74% है, मोटा मोटी वही हो गया, 75% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। तो कितनी बड़ी बात है। तो सरकार के इस पे नजर जाना लाजमी है, और इसको लेके आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम फिर बात करेंगे। अभी किसान का मुद्दा सुलझा भी नहीं है, किसानों का जो आंदोलन है वो चालू है। उस बीच इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं दिखाती है कि रोड अहेड ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पर डिस्कस और इस पर एक अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। राइट, चैलेंजेस वगैरह सब लिख दिए गए हैं इसके अंदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की चैलेंजेस है, ट्रेनिंग है, एक्सेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। ये बहुत बड़ी बात थी। जब मैं उन सीईओ के साथ बैठा हुआ था, तो ये उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताया कि यार हमारे साथ तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा है कि हमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता नहीं है। लैक ऑफ बेसिक अवेयरनेस ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह होता है ना, तो क्वालिटी एंड कंट्रोल चेकिंग वगैरह भी होती है इसमें। एंड लैक ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स, क्योंकि लोग उस तरीके के आते नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में इस चीज का इतना क्रेज नहीं है। तो लोग अच्छे माइंडसेट आपके जा ही नहीं रहे इसके अंदर, वो सोचते हैं कि यार इसमें क्या करेंगे, इसमें तो स्कोप ही नहीं है। तो ये चीजें इसके साथ जो है ना वो दिक्कतें हैं।
अदर स्कीम्स पे अगर हम बात करें तो जैसे मेगा फूड पार्क स्कीम आई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई फूड इंडस्ट्री के लिए, तो ऐसे कुछ स्कीम्स वगैरह आती रही हैं, राइट। तो हमारी पहली स्टोरी हमने कवर अप की, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, और ये मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा इंफोग्राफिक आपके लिए लगा दिया है। ये लोगो है पीएमएफएमई का, सूक्ष्म उद्यमों का संबंध। तो स्टार्टअप वगैरह के लिए भी काफी ज्यादा मतलब बढ़िया है, और इकोसिस्टम जो स्टार्टअप का भारत के अंदर जो बन गया है और जो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए काफी बेनिफिट आ गए फ्यूचर को अगर हम देखें। दूसरी स्टोरी पे आते हैं, एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा एनर्जी कॉम्पैक्ट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ ये एनडीसीज यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस उससे किस तरीके से भिन्न है, डिफरेंट है। तो अभी हाल फिलहाल जो एनटीपीसी लिमिटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो आती है, वो पहली एनर्जी कंपनी बन गई है भारत में जिसने अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स को डिक्लेयर कर दिया है एज अ पार्ट ऑफ यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी टू अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। तो 2030 के डेकेड में हम आ ही चुके हैं, ये 2021 से 2030 का डेकेड हम आ चुके हैं, 17 गोल्स को ले गए थे। तो उसमें से एक गोल है जिसका पार्ट एनटीपीसी बना, और उन्होंने भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जो बोली कि भाई हम भी अपने एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स लेके आएंगे। तो क्या मतलब इन्होंने गोल लिए, तो इनका जो टारगेट है, दे वांट टू इंस्टॉल 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2032 तक, ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे। ये इनका एक एम्बिशियस टारगेट है जो इन्होंने लिया है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि 10% रिडक्शन करेंगे नेट एनर्जी इंटेंसिटी में 2032 तक। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, क्योंकि हमने एनर्जी सेक्टर में हम पहले भी बहुत बार बात की है, पिछले एक दो लेक्चर भी मैंने उसी को डेडिकेटेड दिए थे। पिछले एक दो क्या, पिछला ही लेक्चर था जिसमें मैंने आपको पूरा एनर्जी सेक्टर का एक चार्ट बढ़िया सा ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके दिया था। तो जिन जिन लोगों ने वो सेशन मिस किया है तो आप उसको जरूर जाके देखिए, वो चार्ट आपके बिल्कुल काम आएगा। एसेस वगैरह, स्कीम्स वगैरह लिखने में आपको पूरी तरीके से वो एक पूरा आउटले आपको मदद करेगा। NTPC has declared that it will form at least 2 international alliances groups to facilitate clean energy research and promote sustainability in the energy value chain by 2025 तक। तो हम ये सारा कुछ काम कर देंगे और 2032 तक 60 गीगावाट का जो REC है यानी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। अब एनर्जी कॉम्पैक्ट समझते हैं कि होता क्या है। एनर्जी कॉम्पैक्ट अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिनके साथ चलना पड़ता है, राइट। तो जो 17 गोल्स लिए गए थे एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें से गोल नंबर जो 7 है वो बात करता है अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। इसके 3 कोर टारगेट है, क्या क्या है, एक तो एक्सेस टू एनर्जी, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरा एनर्जी एफिशिएंसी। तीनों पे हमने बात की हुई है। इसको एनडीसीज के साथ भी लिंक किया गया है, राइट, ताकि ये जो एसडीजी गोल्स है जल्दी कंप्लीट हो। एनडीसीज और एनर्जी कॉम्पैक्ट्स में क्या होते हैं, मोटा मोटी दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन हल्का सा एक डिफरेंस है। एनडीसीज जो आपका होता है ना, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये इसके तहत आप जो भी एम्बिशंस और टारगेट्स लेते हैं तो वो आपके लीगली रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आप पेरिस एग्रीमेंट को ध्यान में रख के सारी चीजों को क्राफ्ट करते हैं। जबकि ईसीज जो होते हैं, एनर्जी कॉम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे अभी एनटीपीसी ने एनर्जी कॉम्पैक्ट्स के अपने गोल्स ले लिए, तो ये लीगली कहीं पे भी बाउंड नहीं है एनटीपीसी। इसने अपना एक वॉलंटरी कमिटमेंट दिखाया है, वॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी इनके इनिशिएटिव्स हैं, और एनर्जी सिस्टम को लेके कितना फोकस है ये कंपनी, इस चीज को ये दर्शाते हैं। तो ये एक वॉलंटरी कमिटमेंट्स होती है, नॉट अ लीगल कमिटमेंट, राइट। तो ईसीज और एनडीसीज में ये फर्क होता है। दूसरी बात क्या कि एनडीसीज वहां पे लीगल कमिटमेंट है, तो साथ ही साथ आप हर तरीके के स्टेक होल्डर्स नहीं ले सकते। ईसीज में क्या है कि आप हर तरीके के स्टेक होल्डर्स ले सकते हैं, वेदर इट इज बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, सब नेशनल अथॉरिटीज, हर तरीके के इसमें चीजें चलेंगे। तो गोल नंबर 7 जरूर याद रखेगा, एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट्स गोल्स, और इनके भी मतलब टारगेट वगैरह को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी वगैरह में, बढ़िया नोट्स बनाएगा। सेशन आपको पूरी तरीके से आने वाले जो भी एग्जाम्स है, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, उसमें पूरी तरीके से आपको हेल्प करेगी। और ये आपके लिए लगा दिया है मैंने गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। साथ ही साथ ग्लोबल चैंपियंस ऑफ यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी, तो उसके बारे में भी एक राइटअप है छोटा सा, वीडियो को पॉज करके आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ी और वैल्यू एडिशन आपकी हो जाएगी। आगे बात करते हैं अपने तीसरे स्टोरी पे, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल। देखिए हॉस्पिटल्स दो तरीके के हैं, तो गवर्नमेंट एक प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर में भी 2 मॉडल है, एक मॉडल है जो प्रॉफिट के लिए चलता है, दूसरा मॉडल है जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलता है। जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलता है तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं होती, मतलब कि नॉट, वो एक तरीके से चैरिटी वर्क होता है। वहां पे जो भी फंड्स अगर कलेक्ट हो रहे हैं तो वो फिर पेशेंट्स के सर्विस और हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह उसमें ही लग जाते हैं। तो एक तरीके से जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल है, ये अपने आप में एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है ना, नॉट नॉन प्रॉफिट, राइट।
इनमें जो भी फीस वगैरह लगती है नॉट फॉर प्रॉफिट में, वो फॉर प्रॉफिट से हमेशा कम ही होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक तरीके का चैरिटी काम आप कर रहे हैं। इस तरीके के अस्पतालों की अब जरूरत बहुत ज्यादा है, ऐसा कहना है नीति आयोग का। नीति आयोग ये कह रहा है कि एक कंप्रिहेंसिव स्टडी की उन्होंने, और उसमें उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से भारत में अब नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इस तरीके के अगर मॉडल आप लेके आते हैं, इस तरीके के हॉस्पिटल्स आप लेके आते हैं, तो ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम को बूस्ट ही नहीं करेगा, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मेशन भी करेगा, सोशल रिफॉर्म्स भी करेगा, एजुकेशन भी अच्छी करेगा, कम्युनिटी इंगेजमेंट करेगा, लोग ज्यादा आएंगे जाएंगे ना, राइट। तो और गवर्नमेंट रिसोर्सेज का भी यूज बहुत अच्छे से हो सकता है। बकायदा बकायदा जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, उसमें मैनेजमेंट रखें, और उसमें सरकार पूरी तरीके से अपनी चहलकदमी रखे, तभी ये चल पाएगा। अदरवाइज किसी भी अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी दूसरी थर्ड पार्टी को इसको सौंप दिया गया, तो फिर वही करप्शन, लालच वगैरह इसमें एक टाइम के बाद आ ही जाता है। तो आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए अगर सोचें तो लॉन्ग रन के लिए काफी फूक फूक के इस आइडिया पे कदम रखने की जरूरत है। नीति आयोग ने इसके ऊपर एक स्टडी किया। स्टडी क्या कहती है, आइए उसको समझ लेते हैं। नीति आयोग की स्टडी कहती है कि नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स आर इम्पैनल्ड विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स। तो ज्यादातर ये ऐसी जो अस्पतालें हैं वो सरकार के, या चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी जो हेल्थ केयर स्कीम्स है उनके साथ लिंकअप रहती हैं। साथ ही साथ इनमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि आपके जो बढ़िया लेविश लेविश हॉस्पिटल्स है, तो उसमें आपको सिस्टम भी अच्छा इम्बेड करके देना होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी करके देनी होती है। अब जरूरत ये पड़ गई है कि वी नीड टू इंक्रीज द फोकस ऑन क्वालिटी केयर अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, लाइक स्टाफ अच्छे इसके अंदर होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स और नर्सेज इसमें होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, राइट। इस तरीके से, क्योंकि स्टाफिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन ऑन हेल्थ सेक्टर, इस पे भी हमने बात की हुई है कि किस तरीके से भारत में डॉक्टर्स और नर्सेज की बहुत भारी कमी है, और वो दिख गया है, अभी कोविड के सेकंड वेव में भी दिखा था, पिछले साल भी दिख रहा था। वैल्यू एडिशन बाय नीति आयोग, दे प्रपोज टू डेवलप अ क्राइटेरिया लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी, राइट। बिल्कुल लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे मॉडल को अगर आप भारत में इनबिल्ट करना चाहते हैं अगले 5 से 10 सालों में, तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके सवाल या निशान खड़े होते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये मॉडल सब मतलब टिक भी पाएगा कि नहीं पाएगा, ये सारी बातें बताता है। एंड रैंकिंग देम थ्रू परफॉर्मेंस इंडेक्स, प्लस गवर्नमेंट मस्ट हैव सम टैक्स एग्जम्पशंस फॉर दीज मॉडल्स एंड मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द रिमोट एरियाज फॉर दिस फिलैंथ्रोपिक वर्क, राइट। तो ये एक मॉडल था नीति आयोग इसके अंदर, इसके बीच में है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, राइट। हम चलते हैं अगली अपनी स्टोरी पे, उससे पहले ये एक हल्का सा राइट अप मैंने आपके लिए और दे दिया है, व्हाई वी नीड नॉन प्रॉफिट्स इन हेल्थ केयर। क्योंकि जो ज्यादातर जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे ये मॉडल लार्जली जो है वहां पे लग चुका है, लेकिन फिर वहां पॉपुलेशन साइज भी कम है, और भी दूसरे फैक्टर्स वहां पे बीच में आते हैं। हम अपनी अगली स्टोरी पे अगर बात करें, तो अगली स्टोरी हमारी है नेटरेक्स, नटराज नहीं है, नेटरेक्स। क्या है नेटरेक्स? अभी हाल फिलहाल आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेज ने नेटरेक्स नामक एक हाई स्पीड ट्रैक पीथमपुर इंदौर, राइट, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहलाया जाता है, तो पीथमपुर इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। तो एक तरीके का अपने आप में हाई स्पीड ट्रैक है, याद रखिएगा नेटरेक्स। ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, रिसेंटली नेटरेक्स इज इन द न्यूज, तो एक तरीके का हाई स्पीड ट्रैक है। ये आता है नेट ट्रिप के अंदर। नेट ट्रिप क्या है? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब देखिए ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया? ये इनिशिएटिव ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए लिया गया है, नाम से पता चल रहा है, नेट ट्रिप से पता चल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। मुख्य उद्देश्य यह है कि ये टेस्ट करना चाहते हैं भारत की सड़कों पे कि हाई स्पीड ट्रैक्स हम भारत में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर आप हाई स्पीड ट्रैक भारत में बनाएंगे, तो फिर जो बड़ी बड़ी अच्छी जो लेविश गाड़ियां हैं, जैसे BMW हो गया, इनको हाई स्पीड चीजें चाहिए ना, हाई स्पीड इनको ट्रैक्स चाहिए ताकि बिल्कुल स्मूथ काम कर सके। अब आप इसे गली, यानी कि एक तरीके से अगर आप इसे गलियों में ले जाएं और गड्ढों के बीच में ले जाएं, तो फिर इनके जो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनकी जो चेसी है, इन पे भी काफी असर पड़ता है, और प्लस में एक कंपनी की वैल्यू तो खराब होती ही होती है, राइट। तो जैसा सामान आप ले रहे हैं उस तरीके से उसका दाम भी होता है, और उस तरीके से उसे संभाल के रखने की भी जरूरत होती है। महंगा सामान खरीद रहे हैं, महंगा दाम लगेगा, और उसको संभालने में भी बहुत ज्यादा मतलब पसीने छूटेंगे। तो ये सारी बातें हैं, उसको देखते हुए ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि हाई स्पीड ट्रैक को लेकर भारत में अब बात की जा रही है। बीइंग सेंट्रली लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड? इंदौर पीथमपुर में। इट इज एक्सेसिबल टू मोस्ट ऑफ द मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEMs जिसे हम कहते हैं। इसमें मल्टीपल टेस्ट कैपेबिलिटीज हैं। अगर ये आप हाई स्पीड ट्रैक बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी गाड़ियां वाड़ियां बनेंगी उनकी भी आप टेस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी आप उनकी बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
और रोड ड्राइविंग सिमुलेशन, हाई स्पीड हैंडलिंग, स्टेबिलिटी एवेल्यूशन, ये सारी चीजें भी इसमें देखी जाएंगी। तो कुछ टेक्निकल बातें मैंने यहाँ आपके लिए लिख दी हैं। वे अहेड की बात करें तो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट कैन केटर टू व्हीलर्स एंड हैवीएस्ट ट्रक ट्रेलर्स। तो दो पहिया गाड़ी से लेकर भारी भारी ट्रैक्टर ट्रेलर्स तक की भी टेस्टिंग जो है इस ट्रैक पे की जा सकती है। और ट्रैक का नाम क्या है? नेट रेक्स। रिलीज मतलब किसने इनॉग्रेट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। इतना आपको जानना है, एग्जाम के हिसाब से ऐसे ही स्टेटमेंट बनेंगे और आपका काम हो जाएगा, राइट। और ये देखिए, ये वो हाई स्पीड ट्रैक है, डायरेक्ट वेबसाइट से उठा के आपके लिए लेके आया हूँ, राइट। चलिए अगले स्टोरी पे बात करते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम बाय ईयू। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले ईयू ही था, यूरोपियन यूनियन ही था, जिसने वैक्सीन पासपोर्ट नामक प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। इसमें उन्होंने ग्रीन पास की बात की। ग्रीन पास का मतलब क्या है कि ये एक डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट होगा जिसके दिखाने पे आपको कहीं भी जाने की पब्लिक प्लेसेस पे छूट है, पूरी तरीके से कोई बैरियर आपको नहीं मिलेगी। बस आप ये ग्रीन पास या फिर ये डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट आप दिखा दीजिए। अभी आपको मैं एक और डेवलपमेंट बता देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसे स्कैनिंग के कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि जिसमें जैसे मोबाइल आप लीजिए और आप वहाँ मॉल पे गए तो वो क्या करते हैं, अभी तो जैसे भारत वगैरह में मेट्रो वगैरह अगर आप जा रहे होंगे या कहीं भी जा रहे होंगे, किसी भी स्टोर पे जाएंगे तो बाहर एक गार्ड बैठा रहता है और वो आपके हाथों को बोलता है आगे कीजिए, और पता नहीं उस पर वो क्या कहते हैं स्कैन करता है, स्कैन करके फिर कहता है जाइए। और अब तो ये आलम हो गया है कि कई बंदे तो ऐसे ही लेके रहते हैं और बस सो रहे हैं, और बंदे ऐसे हाथ फॉर्मेलिटी के लिए आगे कर रहे हैं। जैसे मैं मेट्रो की लाइन में लगा था तो सारे बंदे ऐसे मतलब चिपक के खड़े हैं और सब ऐसे जा रहे हैं, हल्का सा हाथ आगे। वो उस बंदे को इंटरेस्ट भी नहीं है कि किसका ग्रीन आ रहा है किसका रेड आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो बस ठीक है आगे भागो आगे भागो आगे भागो। तो फॉर्मेलिटी पे सारा काम ये चल रहा है। तो सऊदी अरब ने क्या किया है कि वो मशीन को ही रिप्लेस करके ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया कि आपके चेहरे को स्कैन किया जाएगा और चेहरे को स्कैन करते ही आप में तुरंत उसमें आ जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है सऊदी अरब में डेवलप कर दिया गया है। तो डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट से मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। अब भारत का व्यू क्या है इस पे, वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम्स या फिर ये डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, ग्रीन पास जैसी चीजों को लेके। तो अभी हाल फिलहाल G7 की मीटिंग हुई थी, उसमें भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने बोला कि भारत पूरी तरीके से वैक्सीन पासपोर्ट नामक जैसी चीजों को अपोज करता है। क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि ये एक तरीके से जो है कुछ मुद्दे खड़े करती हैं, प्राइवेसी के मुद्दे खड़े करती हैं, राइट टू फ्री मूवमेंट को लेकर कर्व करती है, और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं ये कि कुछ बंदे जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। ऐसी क्या बात है यार, मतलब इस तरीके से पास सबके पास नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे, ये सारी बातें हैं। और फिर पास होने के लिए आपको अप्लाई वगैरह भी करना पड़ेगा, तो डेटा देना पड़ेगा, तो वहां से एक प्राइवेसी इशू भी आता है, खड़ा होता है। तो ये बात, तो भारत का पक्ष ये है कि इंडिया इज टोटली अपोज टू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट इज वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम। With vaccine coverage as a percentage of population in developing countries is still low compared to the developed countries। और ये भी एक रीजन हो सकता है क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर वैक्सीनेशन कवरेज जो है बहुत कम हुई है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। सच एन इनिशिएटिव कुड प्रूव टू बी हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। हाल फिलहाल इसमें एक जो रिसेंट खबर ये आई कि कोविशील्ड जो है ईयू का जो मतलब ईएमए जो है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, उनकी लिस्ट में इस कोविशील्ड का नाम नहीं है। कोविशील्ड आप जानते हैं कि कौन मैन्युफैक्चर करता है? SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट, वो इसे मैन्युफैक्चर करती है। अब इस वैक्सीन का नाम इसको दिया ही नहीं गया ईएमए के अंदर में वैक्सीन पासपोर्ट जैसी प्रोग्रामों के लिए, ताकि अगर मान लीजिए मुझे लग गई कोविशील्ड और मैं अगर अब यूरोप चला जाऊं तो वहां मुझे वो अलाउ ही नहीं करेंगे क्योंकि कोविशील्ड को वो ऑर्गेनाइज मतलब पहचान ही नहीं रहे, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो ईएमए की लिस्ट में कौन कौन से वैक्सीन है? तो वैक्स जेवरिया है जिसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कहते हैं, कॉर्मिनाटी है फाइजर बायोएनटेक की, स्पाइक वैक्स है मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन, राइट। तो ये सारी जो बातें हैं, अब क्यों ऐसा किया, कोविशील्ड को लिस्ट में क्यों नहीं रखा? तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ अप्रूवल की इश्यूज आ रहे हैं, अप्रूवल आपको प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशंस आपको लगानी पड़ेंगी, इमरजेंसी अप्रूवल्स वगैरह पे हम बात कर चुके हैं पहले भी, उसके बेसिस पे ही हम आपको देंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल नहीं देंगे। तो ढिलाई दोनों तरफ से चल रही है। तो इधर से भारत की तरफ से शायद ढिलाई चल रही है सेपरेट एप्लीकेशन को लेकर, तो उधर से उन्होंने कड़ाई कर दी है, राइट। तो वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अगली स्टोरी बड़ी मजेदार स्टोरी है, कमलम, राइट, ड्रैगन फ्रूट। कमलम ये जो है इसका नाम ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट ज्यादातर उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार जैसे जगहों पर उगाए जाते हैं।
इनके कल्टीवेशन में एक तो पानी कम लगता है और हर तरीके की मतलब मृदा में ये जो है इनको पैदा किया जा सकता है। इनके 3 वैरायटीज होते हैं, एक तो व्हाइट फ्लैश विद पिंक स्किन, व्हाइट फ्लैश विद पिंक स्किन, दूसरा रेड फ्लैश विद पिंक स्किन, तीसरा व्हाइट फ्लैश विद येलो स्किन। तो 3 वैरायटी इसमें है। भारत के अलावा ड्रैगन फ्रूट साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, कैरिबियन, मेसोअमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मीजो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एंड थ्रू आउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वर्ल्ड रीजन में जो है पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, सिर्फ सभी जगह पे ये पूरी तरीके से फैला है। न्यूज क्या है सर? न्यूज ये है कि हाल फिलहाल गुजरात की जो सरकार है उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। उन्होंने बोला भैया इसको ड्रैगन फ्रूट मत बुलाओ, आज से इसको बुलाओ ए तू कमलम है, राइट। तो इस तरीके की बातें गुजरात सरकार ने बोली है और काफी सारे किसान इस हक में भी थे कि यार ड्रैगन फ्रूट नाम नहीं देना चाहिए, कमलम नाम देंगे हम तो, क्योंकि इधर के जो गुजरात महाराष्ट्र के लोग हैं काफी ज्यादा इसकी खेती करते हैं। गवर्नमेंट हैज अप्लाइड फॉर अ पेटेंट टू चेंज इट्स नोमेनक्लेचर फ्रॉम ड्रैगन फ्रूट टू कमलम। अब ये कमलम लोटस सो ये काफी ज्यादा मिलता है बट इट इज नॉट अ लोटस, लाइक लोटस दिखता है कि कमल जैसा है लेकिन लोटस है नहीं एक्चुअली में, और इसी वजह से दिखता है क्योंकि, तो इसलिए इनका नाम कमलम रख दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी लोटस को हम कमल कहते हैं तो इसको कमलम बोल दिया गया। एक तरीके से संस्कृत का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। नेम वाज चेंज एज पर द गवर्नमेंट डिड नॉट फाइंड ड्रैगन फ्रूट प्रॉपर। तो अच्छा नहीं लग रहा था, सरकार से पूछा कि क्यों चेंज कर रहे हो भाई, तो अच्छा नहीं लग रहा, हमारे लोग भी बोल रहे हैं, तो इस तरीके की बातें हैं। तो अब इसमें हाल फिलहाल ये जो ड्रैगन फ्रूट का कंसाइनमेंट है, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट सांगली जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां से दुबई भेजा गया। सांगली डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं कि सांगली डिस्ट्रिक्ट को हम शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं, राइट। तो वहां से दुबई में इसका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा किया गया है, तो ये इसलिए चर्चा में है ये न्यूज। और रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के जो इस पे रिएक्शंस वगैरह थे, एक्शंस वगैरह थे, उसको लेके भी ये न्यूज में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, कमलम ड्रैगन फ्रूट, राइट। दिखा देते हैं आपको। तो ये भी कह रहा है कि हे डोंट कॉल मी लोटस, कॉल्ड मी कमलम, राइट। चलिए, तो हमारी यहाँ ही आज की जो है सारी स्टोरीज खत्म हुई। एक बार फिर से आपको सारी स्टोरीज में दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, उसके बाद हमने एनटीपीसी एनर्जी कॉम्प्लेक्स पे बात की, फिर हमने बात की नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल्स रिलीज बाय मतलब स्टडीड बाय नीति आयोग, फिर नेट्रेक्स पे हमने बात की, फिर हमने बात की कि वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम बाय ईयू, और फिर लास्ट में हमने बात की कमलम पे हमने बात की, राइट। एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे अगर हम आए तो पिछले सेशन में जो हमने लिया था कि G20 का समिट भारत कौन से ईयर में होस्ट करेगा, तो भारत होस्ट करेगा 2023 में। 2024 में कौन कर रहा है? 2024 में कर रहा है ब्राजील, 2021 में आपको मालूम ही है इटली कर रहा है, 2022 में कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो 2023 में भारत का नंबर है, तो ध्यान रखना है आपको। किस कंट्री ने विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट रिलीज किया? तो आंसर इज चाइना, चाइना ने किया है। हेमिस फेस्टिवल 2021 जून में कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर लोग मिजोरम से इसको काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो मिजोरम नहीं है आंसर, लद्दाख इज द राइट आंसर। आज के 3 सवाल आपके लिए लाइंड अप कर दिए गए हैं कि लो कार्बन डॉट अर्थ प्रोग्राम, ये एक हाल फिलहाल प्रोग्राम था जिसे मैसिव अर्थ फाउंडेशन ने एशिया पैसिफिक रीजन में लॉन्च किया। किसके साथ लॉन्च किया? उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है। यूएनडीपी है, यूएनईपी है, ओईसीडी है या वर्ल्ड बैंक है। दूसरा सवाल, K417N म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिफिकेशन ऑफ SARS-CoV-2 वायरस। तो ये तो बहुत आसान सवाल है यार, पिछले ही लेक्चर में हमने बात की थी, तो आप कर ही दोगे। 4 ऑप्शन है आपके पास। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को कौन रिलीज करता है? तो ये 4 आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हमने लिख दिए हैं। अपने आंसर जो है कमेंट थ्रेड में लिखिए। पार्टिसिपेशन अच्छा रखिए, बूस्ट रहिए, मतलब कि अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। और इकोनॉमी के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो इस कोर्स में 8 जुलाई से ये कोर्स आपके लिए है। बिल्कुल आपको मक्खन की तरह इकोनॉमिक्स में समझाई जाएगी। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। पीटी के दूसरे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे है, जाइए पढ़िए, रिवाइज कीजिए। लगातार टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, करती रहेगी। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।